हेलो बच्चों, मैं सीता कंवर स्वागत करती हूँ आपका राजस्थान सरकार व वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। हम अध्ययन कर रहे हैं चैप्टर 7 राज्य सरकार का। इस चैप्टर के पूर्व के वीडियो के तहत हमने उच्च न्यायालय के गठन को समझा था। आज के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र का व उसकी शक्तियों का। हम उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को, मूल क्षेत्राधिकार को समझेंगे, साथ ही इसकी रिट अधिकारिता, अपीलीय क्षेत्राधिकार, अभिलेख न्यायालय के रूप में यह किस तरह से कार्य करता है इत्यादि जो महत्वपूर्ण इसकी शक्तियां हैं, महत्वपूर्ण जो उसके कार्य हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मूल क्षेत्राधिकार। इसके अंतर्गत कुछ मामलों की जो सुनवाई है वो सीधे उच्च न्यायालय में की जा सकती है, तो वो इनके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे मामले हैं जो कि डायरेक्ट उच्च न्यायालय में सुने जा सकते हैं। जैसे कि संसद व राज्य विधानमंडल के सदस्यों के चुनाव संबंधी कोई विवाद हो जाता है तो वह डायरेक्ट उच्च न्यायालय में सुना जा सकता है। राजस्व एकत्रीकरण से संबंधित कोई विवाद है, राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित कोई विवाद है, मूल अधिकार है तो मूल अधिकार इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। साथ ही विवाह की विधि हो, विवाह विच्छेद के कोई मामले हो तो वह उच्च न्यायालय के द्वारा डायरेक्ट रूप से सुने जा सकते हैं। ये इसके मूल क्षेत्राधिकार में शामिल होते हैं। दूसरी बात करते हैं रिट अधिकारिता या याचिका अधिकारिता की। तो अनुच्छेद 226 के तहत ये व्यवस्था की गई है। हालांकि हम देखते हैं कि मूल अधिकारों की रक्षा का दायित्व सर्वोच्च न्यायालय को भी प्रदान किया गया है संविधान के द्वारा, और उच्च न्यायालय को भी प्रदान किया गया है। और इन मूल अधिकारों की रक्षा इन दोनों न्यायालयों के द्वारा विभिन्न प्रकार की रिट जारी करके की जाती है। तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय विभिन्न प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण तथा अधिकार पृच्छा। ये कुछ याचिकाएं होती हैं, कुछ रिट होते हैं, इनको जारी करके मूल अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल मूल अधिकारों के लिए ये सब याचिकाएं जारी करने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन उच्च न्यायालय यहाँ पे एक कदम आगे है कि वह मौलिक अधिकारों के साथ साथ कुछ अन्य ऐसे अधिकार हैं, उनकी रक्षा करने के लिए भी ये रिट, ये याचिकाएं जारी कर सकते हैं। तो ये हमने देखी याचिका अधिकारिता, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में। नेक्स्ट हम देखते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। हमने सर्वोच्च न्यायालय में पढ़ा था कि सर्वोच्च न्यायालय देश का अंतिम अपीलीय न्यायालय है, ठीक है। इसी तरह से ही जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, जिला न्यायालय हैं, उनके निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। जैसा कि हमने देखा था कि उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील किसमें की जा सकती है? उच्चतम न्यायालय में। तो उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को हम कुछ भागों में बांट के पढ़ सकते हैं, जैसे कि सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो हम देखते हैं कुछ सिविल मामले जैसे कि आयकर से संबंधित, पेटेंट से संबंधित, उत्तराधिकार से संबंधित। तो ये मामले जिला न्यायालय के विरुद्ध इन मामलों को लेकर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है यदि जिला न्यायालय के निर्णय से जो व्यक्ति है, जो वादी है, वो संतुष्ट नहीं है। सेकंड हम पढ़ते हैं आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार। जब किसी व्यक्ति को जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनके द्वारा 4 वर्ष का कारावास की सजा दे दी हो या फिर मृत्युदंड दे दिया हो तो वह उस निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। इसी तरह से हम देखते हैं कुछ संवैधानिक मामले होते हैं जिनमें संविधान की व्याख्या का कुछ प्रश्न निहित होता है, तो ऐसे मामलों की अपील भी उच्च न्यायालय में की जा सकती है। तो हमने देखा महत्वपूर्ण अधिकारिता, अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है राज्य को, राज्य के उच्च न्यायालय को। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है कि उसके निर्णय रिकॉर्ड के रूप में मतलब सुरक्षित रखे जाएंगे। साथ ही निर्णय की अवमानना होने पर सर्वोच्च न्यायालय को दंड देने का भी अधिकार है। ठीक उसी तरह से अनुच्छेद 215 इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में, प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको भी अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति होगी और उनके सभी निर्णय रिकॉर्ड की तरह सुरक्षित रखे जाएंगे। उन्हें आगे के जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनके किसी भी मामले में साक्ष्य के तौर पर स्वीकार किया जाएगा, या हम कहें कि वह अधीनस्थ न्यायालय के लिए उनके निर्णय कानून की तरह कार्य करेंगे। एक बार और समझिए कि उच्च न्यायालय के जो भी निर्णय होंगे वो
रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखे जाएंगे और साथ में अधीनस्थ न्यायालयों में उनको साक्ष्य के तौर पर स्वीकार किया जाएगा। यदि कोई भी उनकी वैधता को लेकर सवाल उठाता है तो उच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए उन्हें दंड देने का अधिकार होगा। नेक्स्ट है प्रशासन संबंधी अधिकार। उच्च न्यायालय को जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनके संदर्भ में प्रशासन का अधिकार प्राप्त है, अर्थात वह अधीनस्थ न्यायालय से मामले मंगा सकते हैं, उनकी जांच कर सकते हैं। उच्च न्यायालय अपने अधीन किसी न्यायालय के पत्रों को, उनके दस्तावेजों को, उनके निर्णय को मंगवा सकते हैं और उनकी जांच पड़ताल कर सकते हैं। इसी के साथ ही उच्च न्यायालय का यह भी कर्तव्य है या हम कहें ये अधिकार है कि वह समय समय पर ये जांच करे कि किसी भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने कर्तव्य का सही तरीके से पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, या उनके द्वारा अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है। यानी एक तरह से पूरी जांच पड़ताल करेंगे कि वो अपने सही तरह से अपने कर्तव्य का पालन करते रहें। कौन? अधीनस्थ न्यायालय। इसी के साथ ही उनको यह भी अधिकार है उच्च न्यायालय को कि वह किसी भी वाद को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में विचार करने के लिए या निर्णय करने के लिए भेज सकता है। उनके जो भी अधीनस्थ न्यायालय है उनके संदर्भ में उन्हें ये पावर प्राप्त है, प्रशासन संबंधी पावर। आगे चलते हैं न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति। जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त है, उच्च न्यायालय को भी प्राप्त है और ऐसा कुछ स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 13 अनुच्छेद 226 के तहत वह न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति का उपयोग कर लेते हैं। क्या है ये शक्ति? कि इसमें उच्च न्यायालय केंद्र व राज्य की विधायिका या कार्यपालिका के किसी भी ऐसे विधि, किसी भी निर्णय की वैधानिकता की जांच कर सकते हैं कि वो संविधान के विरुद्ध तो नहीं है। यदि संविधान के विरुद्ध ऐसे मामले, ऐसे निर्णय पाए जाते हैं तो वह उनको अवैध भी घोषित कर सकते हैं। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्षेत्राधिकार देखे उच्च न्यायालय का। गठन में क्षेत्राधिकार हमने अलग अलग इसलिए पढ़ा क्योंकि वीडियो कहीं ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए, तो अच्छे से आपको देखना है और अपने नोट्स बनाने हैं। धन्यवाद।